Good evening to all of you. So today we will talk about dimensional analysis, which is the very last and the important topic from this chapter. Means you can say the exam value of this part is more as compared to the other. So we are talking about the dimensional analysis. See, you can say the nature of physical quantity is described by its dimensions, है ना. The nature of a physical quantity, किसी भी physical quantity का जो nature है वो dimension से ही उसको describe किया जाता है. So nature means किस तरह का quantity है. For example, we take length. So length has a nature, like mass is also having a nature, and both has you can say different nature. And we have already seen in fundamental quantity, they both do not have any link within them. We cannot represent mass in terms of length and length in terms of mass. This is its nature, and it is that type of physical quantity, you can say. वो अपने तरह का ही physical quantity है. To show it, we show by dimensions. So basically, to show from dimensions, what we show from the dimension, कि what is the nature of quantity it is. Basically what we show from the dimension कि which type of nature the quantity is, है ना. Means किस तरह का quantity है वो उसके dimension से हमको पता चलता है. So how we represent it? For example, mass के लिए हम लोगों ने m लिखा, ये स्क्वायर ब्रैकेट में m लिखा, ये मास का डायमेंशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है. फिर ये लेंथ हो गया, लेंथ को हमने रिप्रेजेंट किया यू कैन से L, कैपिटल L. टाइम को रिप्रेजेंट किया कैपिटल T इन द स्क्वायर ब्रैकेट. तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया कि M कहीं भी लिखा देखें तो हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोग मास की बात कर रहे हैं. L लिखा देखें तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये लेंथ की बात कर रहे हैं, और टाइम. और आगे भी और सारे फिजिकल क्वांटिटी है. तो यू कैन सी दैट इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए, टेम्परेचर के लिए के. हाँ, एक ख़ास बात यहाँ पे है कि ये तीन जो फिजिकल क्वांटिटी है ये ऑलरेडी बन चुका था, बहुत पहले ही बन चुका था. इसलिए हम लोगों ने मास को रिप्रेजेंट करने के लिए m लिखा. हालांकि इसका यूनिट kg में होता है. जैसे इलेक्ट्रिक करंट को हम लोगों ने का यूनिट होता है एम्पियर, तो एम्पियर का ए ले लिया, ना कि इलेक्ट्रिक करंट का ई ले लिया या सी ले लिया, है ना. करंट का सी ले लिया. क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये बेवजह का एक टेंशन, एक प्रकार का प्रेशर है ना. याद रखने के लिए कि करंट के लिए डायमेंशन सी याद रखो और यूनिट एम्पियर याद रखो. टेम्परेचर के लिए यूनिट केल्विन याद रखो और डायमेंशन टी याद रखो. तो इसको इजी रखने के लिए, जैसे यहाँ पे क्या है ना कि ये ऑलरेडी तीन तो पहले बन चुका था. जैसे मास का यूनिट केजी है तो उसको याद और डायमेंशन एम, डायमेंशन एम यूनिट केजी. लेंथ के लिए डायमेंशन एल यूनिट मीटर. टाइम के लिए डायमेंशन टी यूनिट सेकेंड. तो इसको थोड़ा सा ये कर दिया गया, सिंपल कर दिया गया, ताकि दो अलग अलग ना हो या और याद रखना भी आसान हो. इसलिए क्या किया कि बाकी जो नए फिजिकल क्वांटिटीज़ आए सप्लीमेंट्री को मैं नहीं ले रहा हूँ, तो उसको जो डायमेंशंस रखा कि उनके यूनिट का ही पहला. जैसे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर, एम्पियर का ए. टेम्परेचर का केल्विन, केल्विन का के. ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, कैंडेला का सी डी. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एम के लिए ए मोल, है ना. तो ये इस तरह से इसको लिया गया. आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा हो. बेसिकली क्या होता है ना कि ये MLT की कहानी ऑलरेडी बन चुकी थी और जो काफ़ी हद तक यूज़ होता है. जैसे हम लोग अभी मैकेनिक्स में जब पढ़ेंगे
तो MLT की ही कहानी होती है। तो मैकेनिक्स की बात करें, जैसे कोई चीज़ चल रहा हो, कोई हिल रहा हो, पेंडुलम डोल रहा है, वेव्स मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब ये सारा मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो ये सारा हमारा होता है मैकेनिक्स का पार्ट। और मैकेनिक्स में बेसिकली मास, लेंथ और टाइम का रोल ज़्यादा होता है। तो ये ऑलरेडी बन चुका था, तो इसलिए हम लोगों ने इसका यूनिट अलग और डायमेंशन अलग। तो बेसिकली ये हमारा क्या था, रिप्रेजेंटेशन था। नाउ व्हाट आर डायमेंशन एक्चुअली। अब थोड़ा हम लोग बात करें कि डायमेंशन एक्चुअली क्या है। सो द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटीज, ये सारे बेस क्वांटिटीज हो गए। अभी इनके पावर को मैं रेज करूँगा इसके तो आई विल मीन्स यू कैन से आई विल शो द बेस क्वांटिटी के जो पावर रेज करेंगे वो मैं आपको शो करूँगा। एक्चुअली में वही हमारा डायमेंशंस कहलाएगा, वही हमारा डायमेंशंस कहलाएगा। जैसे अभी हम लोग करके मैं दिखाता हूँ तो उससे आपको साफ पता चल जाएगा। जैसे बेस क्वांटिटीज़ का हम लोग जो पावर यूज़ करेंगे ना, जो रेज करेंगे, दैट विल बी एक्चुअली द डायमेंशंस। मीन्स कितने डायमेंशंस यूज़ हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लूँ वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए बेसिकली हमारा क्या होता है, आप बेसिकली लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट करते हैं। वॉल्यूम के लिए जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, बेसिकली लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट ही करते हैं, सिंपल अगर दिले। तो ये क्या है भाई, एल लेंथ है, तो एल इसकी कहानी ये हो गई। बेस भी एक लेंथ ही है तो उसकी भी कहानी एल हो गई, और हाइट भी एक लेंथ है तो इसकी भी कहानी एल हो गई। तो इसको देखिए तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या इसको मैं एल क्यूब ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। तो ये जो 3 आया यहाँ पे, यही 3 इस वॉल्यूम का डायमेंशन हो गया। इसको देख के मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ हम लोग वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की कहानी है। तो यहाँ पे हम लोग और एग्जाम्पल ले करके और देखते हैं। जैसे कि हम अभी एक्सीलरेशन का बात करें तो एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड बाय चेंज इन टाइम। एक चीज़ आप नोट रखें कि डायमेंशन में चेंज का जो है, डायमेंशन जो है चेंज को नहीं दर्शाती है। मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, कहने का मतलब क्या है कि चेंज डायमेंशन जो ये इस चेंज जो हो रहा है उसको कुछ उसका अलग से कोई मीनिंग नहीं है, ये बस उसके नेचर को बताती है। जैसे कि हम बात करें स्पीड हो या स्पीड का चेंज हो, मीन्स चेंज इन स्पीड, या वेलोसिटी हो या चेंज इन वेलोसिटी हो, ये सारा का मोटा मोटी क्या आएगा, ये सब का सब सेम ही है। जैसे स्पीड में स्पीड को घटाएंगे तो मेरे को स्पीड ही मिलेगा, वेलोसिटी में वेलोसिटी को घटाएंगे तो मेरे को वेलोसिटी ही मिलेगा। उसका नेचर नहीं बदल रहा है, नेचर तब भी वह सेम ही है। तो उसी तरह तो उस तरह से हम लोग ये करें तो यहाँ इसका मैं डायमेंशन लिखना चाहूँ तो जैसे यहाँ पे चेंज इन स्पीड है तो पहले हम लोग स्पीड का देख लेते हैं। तो स्पीड के लिए अगर हम डायमेंशन लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से कहा तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या डिस्टेंस बाय टाइम, जो आप लोग है ना। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, यह लेंथ को नाप रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये लेंथ को नाप रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखा मैंने एल, और टाइम तो खैर टाइम है, इसको ऐसे में लिख सकता हूँ एल टी माइनस 1। तो ये जो आया हमारा, यही क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। ये क्या आया हमारा, डायमेंशनल फॉर्मूला। दिस विल बी आवर डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, सो एंड तो वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या आ गया, एल टी माइनस 1। उसी तरह से अगर मैं एक्सीलरेशन का मैं लिखना चाहूँ तो चेंज इन वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी, तो ये क्या आ जाएगा, इसका डायमेंशन हम लोगों ने लिखा एल टी माइनस 1 बाय, ये चेंज इन टाइम का हम लोग टाइम ही लिखेंगे। तो इसको जब मैं ऊपर ले जाऊं तो ये हमारा आ जाएगा एल टी माइनस 1 और ये -1 आकर के आ जाएगा यहाँ पर एल टी माइनस 2।
तो ये हो गया हमारा LT - 2 डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ acceleration. That will be the dimensional formula of acceleration. Next, in the same way we can write the dimensional formula of any derived quantity. हम लोग किसी भी derived quantity का हम लोग लिख सकते हैं dimensional formula. So first we also should know how to write the dimensional formula of the derived quantity. तो पहले हम लोग ये जान लें कि किसी भी हम लोग इस तरह से किसी भी क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं. तो हम लोग पहले एक बार जान लें और थोड़ा सा जान लेते हैं कि कैसे हम लोग एक डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए. एक दो एग्जांपल और लेते हैं. जैसे हम लोग बात करें फोर्स के लिए, तो फोर्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है वह होता है मास इनटू एक्सीलरेशन. मास इनटू एक्सीलरेशन. अब इसका मैं डायमेंशन लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा m, और एक्सीलरेशन के लिए क्या हो जाएगा LT - 2. LT - 2. तो ये ओवरऑल ये हमारा क्या आ जाएगा MLT - 2. तो ये हो गया हमारा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स. दिस विल बी योर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स. और अगर मैं इसको भी यहाँ पे F को भी मैं ब्रैकेट में लिख दूँ तो ये हो जाएगा हमारा डायमेंशनल इक्वेशन. ये देखिए, ये जो था ये केवल डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स था, और ये जो आ गया इसको भी मैं अगर ब्रैकेट में लिख दूं तो ये हो जाएगा हमारा डायमेंशनल इक्वेशन. सो नाउ हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोगों ने लिखा A = LT - 2. चूँकि हम लोग यहाँ मैकेनिक्स में मास, लेंथ और टाइम तीनों को लेकर के हम लोग देखते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते, ये भी लिख ट्रू है, ये भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m⁻0 0 m⁻, 0 मीन्स ये यहाँ से टर्म है ही नहीं, और ये LT - 2 मीन्स ये तीनों के टर्म में ये ऐसे लिखा हुआ है. यहाँ पे m⁻0 मीन्स 1 है ना. So this is your dimensional formula. Actually this is your dimensional formula of acceleration, because यहाँ पे जब मैकेनिक्स में हम लोग M और L और T तीनों को साथ में लेकर के ही हम लोग डिस्कशन करते हैं ना कि तो ये अगर यदि हम लोग देखें, हाँ थोड़ा सा और यहाँ पे देख लेते, तो ये हम लोग देखें तो डायमेंशन के बेसिकली क्या बता रही है कि किस टाइप की क्वांटिटी है, लेंथ वाली है कि मास वाली है या कुछ और वाली. तो बेसिकली यहाँ से आपको समझ में आ गया हो कि डायमेंशंस बेसिकली हमें क्या बता रही होती है कि वो कौन सी वाली क्वांटिटी. जैसे अभी यहाँ पे MLT - 2 है ना, तो यहाँ पे डायमेंशन क्या हो गया, M के लिए 1 हो गया, L के लिए 1 हो गया, टाइम के लिए -2 हो गया. तो इसको ये देख करके मेरे को पता चल जाएगा कि यहाँ पे फोर्स का कहानी चल रहा है ना. तो ये हम लोग था बेसिक ऑफ डायमेंशंस, है ना. नाउ व्हेन वी ऐड टू क्वांटिटी, है ना, सपोज दैट A और B को मैंने ऐड किया है, क्वांटिटी A है और ये क्वांटिटी B है. तो ये एडिशन तभी पॉसिबल है जब A और B का डायमेंशन सेम हो, है ना. अगर A और B का डायमेंशन सेम ना हो तब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा. ये पॉसिबल कब हो रहा है, अगर यदि ये पॉसिबल है, ये ट्रू है, तो इसका मतलब क्या है कि डायमेंशन ऑफ A शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B, एल्स ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा. जैसे मैं एक सिंपल सा लेमन एग्जांपल दूं आप लोगों को कि आप बाज़ार गए केले खरीदने के लिए और आपने 10 केले खरीदे. अब 2 और केला आप खरीदेंगे तब तो आप बोलेंगे कि हमारे पास 12 केला हुए. अगर आपने 2 सेब खरीदे तो आप थोड़ी ना बोल सकते हैं कि आपके पास 12 केला है. आप तो बोलेंगे कि आप 10 हैं, 10 केला ही है आपके पास, क्योंकि ये केला और जो एप्पल है ये दोनों सेम क्वांटिटी तो है नहीं, तो आप उसको जोड़ तो नहीं सकते ना. तो अगर 10 केला लिए हैं, 2 केला और लिए, तब आप कह सकते हैं कि 12 केला आपने लिया है.
आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा हो कि मैंने क्या कहा। तो जैसे कोई फॉर्मूला दिया हुआ है और कह रहा है कि वह सही है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका डायमेंशंस सेम भी है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल दूं, हाँ, तो ये जैसे मैंने बोला एडिशन में बोला कि ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का डायमेंशन सेम है। उसी तरह से अगर यदि जैसे ये दिया हुआ है कि सपोज दैट v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, और ये बोल रहे हैं कि ये इक्वेशन ट्रू है ना, तो इसका मतलब क्या है कि इधर का डायमेंशन और इधर का डायमेंशन दोनों सेम है। और अगर ये एडिशन है मींस इन दोनों का भी डायमेंशन सेम ही होगा, तब जाकर के ये इक्वेशन सही है। एक और बहुत ही खास बात, अगर डायमेंशंस हमारा सेम है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई एक सपोज दैट आपके पास कोई एक ब्ला 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 इक्वेशन दिया हुआ है और कहा रहा है और दोनों तरफ के डायमेंशंस अगर यदि सेम है, तो ये इस चीज़ की गारंटी नहीं होती कि फॉर्मूला या जो वह इक्वेशन है वह ट्रू इक्वेशन है। ये याद रखें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये हो गया सपोज दैट लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, दोनों का डायमेंशन सेम है, तो ये इस बात की गारंटी नहीं होती कि वो इक्वेशन भी ट्रू है। लेकिन अगर डायमेंशंस गलत है तो ये कंफर्म है कि वो इक्वेशन रॉन्ग है। मैंने कहा कि अगर डायमेंशंस सेम है, डायमेंशन अगर सेम है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो आपका इक्वेशन है वो सही ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर डायमेंशन गलत है, मैं ये कह रहा हूँ, इसको आप वर्ड में आप लिख लेना, अगर डायमेंशन गलत है तो ये तय है कि इक्वेशन भी गलत होगा। मैंने कहा कि अगर डायमेंशन, जैसे कोई इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है, बोला है कि डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट रहने से वह इक्वेशन ट्रू है, वह इक्वेशन सही है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर डायमेंशन गलत है तो इसकी पूरी गारंटी है कि वो इक्वेशन ही गलत है। चलिए, जैसे मैं इस इक्वेशन को, ये 9th का ही इक्वेशन है, ये शुरू से हम लोग करते आए हैं, तो मीन्स 9th का ये इक्वेशन है, तो शायद पुराना इक्वेशन, इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। अभी तो हम लोग जानते ही हैं कि ये इक्वेशन शुरू सही है, क्योंकि हम लोग न्यूटन्स लॉ वगैरह से हम लोगों ने इसको प्रूव भी किया है, पढ़ा भी है। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे इधर पे अगर मैं देखूं कि अगर यदि ये ट्रू इक्वेशन है, तो इधर के डायमेंशन और इधर के डायमेंशन, दोनों डायमेंशंस क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो एक बार मैं चेक करता हूँ कि क्या ये दोनों तरफ के डायमेंशन सेम है। तो इधर मैंने देखता हूँ कि वेलोसिटी, इसका डायमेंशन लिखा तो मैंने क्या देखा? LT-1, ठीक है। और इधर पे देखा तो U, अगर ये ट्रू है और यहाँ पे ऐड किया हुआ है, मीन्स ये और ये दोनों का क्या है? सेम क्वांटिटी होगा, तभी तो वहाँ पे ऐड हुआ है। ये 10 केला, ये 2 केला, तब जाके 12 केला हुआ। तो U इज़ अ इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी, तो ये भी क्या हो जाएगा? LT-1 प्लस या A एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? तो LT-2, और यहाँ पे हमने पढ़ा है टाइम के लिए T। तो इसको मैं देखा तो ये क्या आया हमारा? LT-1, और इधर पे देखा तो ये आया LT-1 और प्लस LT-2 प्लस 1 मीन्स -1। तो इधर पे ये देखो, ये दोनों को हम लोगों ने ऐड किया तो ये क्या आया? LT-1 इज इक्वल्स टू LT-1, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो कि दोनों तरफ का, अभी आप इसको ये नहीं कर देना कि ये LT-1 प्लस LT-1 इज 2LT-1, नो, ये सेम क्वांटिटी, ये सेम क्वांटिटी, केला प्लस केला इज इक्वल्स टू केला,
एक्चुअली में वहाँ पे जुड़ क्या रहे होते हैं, तो नंबर्स जुड़ रहे होते हैं। 10 बनानास प्लस 2 बनानास इज इक्वल्स टू 12 बनानास। तो 10 प्लस 2 ऐड हुआ है, ना कि लास्ट में जो है क्वांटिटी वह तो सेम ही है ना, केला प्लस केला इज इक्वल्स टू केला। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे इससे एक ये बेनिफिट हमको मिलता है डायमेंशन से कि डायमेंशनली कोई इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है वो हम लोग पता कर लेते हैं, है ना। तो जैसे कि एक और एग्जांपल हम लोग हाँ, लेकिन यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम भी आता है कि जैसे हमारा अगर यदि किसी इक्वेशन में कोई कांस्टेंट आ रहा हो तो कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो जिस वजह से उसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट भी नहीं कर पाते हैं। तो खैर ये हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे, हम लोग आगे इसको डिस्कस करते हैं। एक दो और इक्वेशंस को लेकर के मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक इक्वेशन आप पढ़ते आ रहे हैं, ये s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी इसको मैं देखना चाहता हूँ कि क्या यह इक्वेशन ट्रू है डायमेंशनली। अब हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो ये तो जानते ही हैं कि ये हमारा ट्रू इक्वेशन है, बट फिलहाल अभी के लिए हम लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या यह इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में ये s इज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ, तो ये हो गया l। ये u इज़ इनिशियल वेलोसिटी, तो l वेलोसिटी मीन्स lt माइनस 1, और ये रहा मेरा t। प्लस हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता जैसे हम लोगों ने बात किया, तो हाफ को मैं हटा दिया। एक्सीलरेशन मीन्स lt माइनस 2, और ये t स्क्वायर मीन t स्क्वायर। ये आया l t माइनस 1 और ये प्लस 1, ये आपस में क्या हो जाएगा 0, तो बचा l प्लस ये भी t माइनस 2, ये t स्क्वायर, ये आपस में कट के बचा l। तो यहाँ पे अल्टीमेटली मेरा क्या आया, l इज इक्वल्स टू l प्लस l विल बी l। सो यहाँ पे अगेन हम लोगों ने देखा कि यह इक्वेशन डायमेंशनली ट्रू है ना। तो इससे ये हम लोगों को पता, इसका डायमेंशंस का एक बेनिफिट हमको मिल गया कि हम लोग कोई इक्वेशन डायमेंशनली ट्रू है या नहीं है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कोई इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है, ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट इसका क्या हो गया, टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन, टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन। नाउ बट यहाँ पे एक इसका साथ ही साथ हम लोग अगर यदि एक ड्रॉबैक देखें तो इसका एक ड्रॉबैक ये है कि अगर यदि किसी इक्वेशन में कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग कैसे लाएंगे, उस चीज़ को हम लोग डायमेंशन से पता नहीं कर पाते हैं। जैसे सपोज दैट किसी में 4/3 हो, तो इसके डायमेंशंस ये अगर किसी इक्वेशन में ये अगर आता हो तो इसको हम लोग डायमेंशनली निकाल नहीं पाएंगे। या फिर जैसे थीटा, इसका हम लोग यूनिट नहीं बता पाएंगे। ये जैसे क्या होता है, थीटा इज़ आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क इज़ ऑल्सो यूनिट ऑफ लेंथ एंड रेडियस इज़ ऑल्सो यूनिट ऑफ लेंथ। तो लेंथ बाय लेंथ ये तो डायमेंशन लेस हो जाएगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं रहेगा, है ना। तो ये बेसिकली ये हमारा ड्रॉबैक है कि ये कांस्टेंट के वैल्यू को ना तो हम लोग डायमेंशनली फाइंड कर पाते हैं, है ना, और कभी कभी तो ये हम लोगों को, जैसे ये थीटा का कोई हम लोग यूनिट नहीं बता पाएंगे, इसको आप रेडियन में नापते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कि आर्क बाय रेडियस आता है l/l। आर्क भी इज़ ऑल्सो अ यूनिट ऑफ लेंथ एंड रेडियस इज़ ऑल्सो अ यूनिट ऑफ लेंथ। तो ये दोनों आपस में कट कुट करके एक बराबर हो जाएंगे। तो इसमें डायमेंशनल एनालिसिस से डायमेंशंस का एक बेनिफिट क्या है कि हम लोग कोई इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स है ये हम लोग पता कर पा सकते हैं, है ना। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, और जो हम लोगों ने बोला था ये बात कि डायमेंशन ट्रू है तो इक्वेशन भी ट्रू है, और डायमेंशन
डायमेंशन ट्रू है तो इक्वेशन सही है या गलत है इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अगर डायमेंशन गलत है तो इक्वेशन गलत है, इसकी गारंटी होती है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सपोज दैट एक इक्वेशन आप ले लें, क्वेश्चन ले लेता हूँ, हाफ mv² और इज इक्वल्स टू mgh। अभी ये बोल रहा है कि इसको प्रूव करना है या फिर इसको शो करना है कि क्या यह इक्वेशन डायमेंशनली ट्रू है या नहीं है। तो इसको अगर मैं देखना चाहूँ तो हाफ का कोई यूनिट नहीं होता है, सॉरी डायमेंशन नहीं होता, तो उसको मैं हटा सकता हूँ। तो मास के लिए हो गया m और वेलोसिटी स्क्वायर मीन्स L(t-1) होल स्क्वायर। इन द सेम वे इधर से मैं देखूँ तो ये m g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स एक्सेलरेशन L(t-2) एंड h इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, तो ये हो गया L। तो इसको मैं देखूं तो ये m L² t-2 और इधर से आ जाएगा m L यहाँ तो ये हो जाएगा L² t-2। तो आप देख रहे हो कि ये जो इक्वेशन है डायमेंशनली तो करेक्ट है, ठीक है। अगर यदि मैं इस हाफ को चुपके से गायब कर देता हूँ, है ना, अगर मैं इसको हटा देता हूँ या गायब कर देता हूँ, अब ये इक्वेशन आ जाएगा mv² = mgh। अब भी ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनली ट्रू हो जाएगा। ये अभी भी ये डायमेंशनली ट्रू हो जाएगा, लेकिन ये इक्वेशन तो गलत हो गया। ये हाफ mv² भी mgh के बराबर है और mv² भी mgh के बराबर है। तो ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनली तो ट्रू हो जाएगा, लेकिन ये क्या सही है, mv² किसका यूनिट होता है, एक्चुअली किसका फॉर्मूला होता है। तो भाई mv² तो किसी का फॉर्मूला होता नहीं है, होता तो हाफ mv² है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो ठीक है भाई, लेकिन ये mv² इक्वल टू mgh ये भी हमारा क्या आ रहा है कि डायमेंशनली ट्रू है, बट ये फॉर्मूला रॉन्ग है, ये फॉर्मूला रॉन्ग है। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि डायमेंशन अगर यदि सही है तो इसका मतलब ये गारंटी नहीं होता है कि इक्वेशन भी हमारा ट्रू है, लेकिन डायमेंशन अगर गलत है तो इक्वेशन भी गलत होगा, ये तय है। चलिए नेक्स्ट, अब इसका सेकंड यूज़ क्या है भाई, इसको हम लोग क्वेश्चन के तरीके, क्वेश्चन को सॉल्व करके ही हम बनाने का कोशिश करेंगे। जैसे इसमें क्या कहता है कि वी कैन डिड्यूस एनी इक्वेशन मीन्स डायमेंशनली हम लोग अगर यदि बताएं कि कोई एक बॉडी या कोई एक क्वांटिटी इन चीज़ों पे डिपेंड करता हो, तो हम लोग एक फॉर्मूला बना सकते हैं, डायमेंशनली एक फॉर्मूला बना सकते हैं। लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक क्या आएगा, वही कांस्टेंट वाला, कि क्या कांस्टेंट आने वाला है वहाँ पे, उस चीज़ की वैल्यू हम लोग नहीं बता पाएंगे। तो इसको हम लोग स्टडी करते हैं, ये हम लोगों का सेकंड यूज़ होगा। ये तो पहला होमोजीनियस वाला था, होमोजीनिटी। पहला क्या था, होमोजीनिटी, जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया वो क्या था, होमोजीनिटी का रूल means the benefit of dimensional analysis की to check the correctness of formula या homogeneity of a formula। और भी एक आध न्यूमेरिकल इसमें हम करके दिखा देंगे। एक हम लोग देख रहे हैं टू डिराइव वाला एक बेनिफिट इसका देख लेते हैं, डेरिवेशन, कि हम लोग डायमेंशनली किसी फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, है ना। जैसे ये आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2.17 ऑफ NCERT। तो ये कह रहा है कंसीडर, हाँ, और ये बड़ा पेट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है। कह रहा है ये क्वेश्चन कि कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम having a bob attached to a string, having a bob attached to a string that oscillates under the action of force of gravity, ये oscillate कर रहा है, ठीक है भाई। Suppose that the period of oscillation means time period of the oscillation depends upon its length,
मीन्स लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। मास ऑफ द बॉब, मास पे डिपेंड कर रहा है। एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स ये 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग मेथड्स ऑफ डायमेंशन। तो डिराइव एक हमको टाइम पीरियड इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। आप बोल रहा है एक फॉर्मूला हमें एक डिराइव कीजिए टाइम पीरियड के लिए। तो ये देखा कि लेंथ, भाई टाइम डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, मीन्स लेंथ को अगर हम बढ़ाते घटाते हैं तो देखते हैं टाइम हमारा चेंज कर जाता है। मास को बढ़ाता घटाता हूँ तो वो इफेक्ट डालता है टाइम पे, मीन्स ये। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी वो डिपेंड कर रहा है, मीन्स इन चीज़ों पर ये डिपेंड कर रहा है। बट कितना से डिपेंड कर रहा है ये हमें नहीं मालूम है, तो हम लोग इसको कंबाइन करके ऐसे लिखते हैं, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L टू द पावर A, M टू द पावर B एंड G टू द पावर C। ये जिन जिन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है उन फैक्टर को एक साथ इस तरह से लिखते हैं। और जब प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग इक्वालिटी में ब्रेक करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है K, L टू द पावर A, M टू द पावर B एंड G टू द पावर C। इसको हम लोग लिखते हैं इक्वेशन 1। नाउ ये T, अब हम लोग क्या लिखेंगे, इधर पे सबका डायमेंशंस लिखना स्टार्ट करते हैं। तो T के लिए हो गया भाई, यह T हो गया, या फिर इसको मैं पूरा लिखूंगा M0 L0 T टू द पावर 1। टाइम के लिए तो यही हो गया। कोई एक कांस्टेंट K, लेंथ के लिए L हो गया L टू द पावर A, मास के लिए M हो गया M टू द पावर B, और G मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स एक्सेलरेशन L T माइनस 2 एक्सेलरेशन के लिए L T माइनस 2 होता है टू द पावर C। ठीक है, चलिए तो इसको आगे हम लोग बढ़ाते। देखिए हम लोगों ने क्या किया है, एक बार फिर से आप देख लो कि क्वेश्चन में दिया था जैसे टाइम पीरियड, लेंथ, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। मीन्स T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, इसको कंबाइन करके मैंने लिखा। अब कितना से डिपेंड कर रहा है ये हमको नहीं मालूम है। तो T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L टू द पावर A, M टू द पावर B एंड G टू द पावर C। ये प्रोपोर्शनलिटी को ब्रेक किया तो एक कांस्टेंट K आया और ये इक्वेशन हमने लिखा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सब का इंडिविजुअली डायमेंशंस लिख दिया। K का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, वो एज इट इज़ पड़ा रहेगा वहाँ पे। अब मैं सबको एक साथ अरेंज करके लिखता हूँ, M0 L0 T1 इज इक्वल्स टू K। अभी यहाँ पे देखें M को एक साथ, L को एक साथ और B को एक साथ लिखेंगे तो M टू द पावर B। ठीक है, यहाँ पे L टू द पावर A, और कहाँ है L, तो L टू द पावर C। यहाँ पे C है तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, L टू द पावर C। अब T वाले को देखें तो T टू द पावर माइनस 2C ये हुआ। M टू द पावर 0 L टू द पावर 0 T टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू K। M टू द पावर B L टू द पावर, ये L A और L C है तो A प्लस C T टू द पावर माइनस 2C। अब दोनों तरफ हम लोग मिलाएंगे। देखिए यहाँ M, अब अगर यदि ये डायमेंशनली ट्रू है तो मीन्स इधर का डायमेंशन और इधर का डायमेंशन सेम होना है। तो यहाँ M टू द पावर 0 है, इधर M टू द पावर B है, तो हम लोग कह सकते हैं कि B इज इक्वल्स टू 0 है ना। यहाँ M टू द पावर 0 तो इधर भी M टू द पावर 0 होना है, पर इधर क्या लिखा है B, तो B शुड बी इक्वल टू 0। उसी तरह से A प्लस सी L टू द पावर 0 और इधर L टू द पावर A प्लस सी, इसका मतलब A प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से देखें T टू द पावर 1 और T टू द पावर माइनस 2C मीन्स 1 या 2C इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से C का वैल्यू मेरे को पता चल गया, C का वैल्यू हो जाएगा -1/2। अभी यहाँ से मेरे को C को मैं यहाँ पे पुट करूँ तो A माइनस हाफ इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे को A का वैल्यू पता चल गया, तो A का वैल्यू आया मेरा हाफ। तो B का वैल्यू 0, A का वैल्यू हाफ और C का वैल्यू माइनस हाफ।
तो अब ए बी सी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो कि क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल्स टू के एल टू द पावर ए हाफ एम टू द पावर बी तो b इज 0 और g टू द पावर c माइनस हाफ। इसको मैं अरेंज करके लिखूं तो ये आ जाएगा t इज इक्वल्स टू के अंडर रूट l बाय g। तो ये तो आ गया हमारा भाई, लेकिन ये k जो है यहाँ पे इस k का वैल्यू हम लोग नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे डायमेंशन से। तो कैसे फाइंड कर पाते हैं इसको, बाय एक्सपेरिमेंटली इसको हम लोग फाइंड किए हैं और इसका वैल्यू होता है 2 पाई। तो इसका एक्चुअल इक्वेशन होता है k इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g। तो ये हम लोग देख रहे हो कि डायमेंशनली ये इक्वेशन को हम लोगों ने निकाला है। ठीक है, अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और मैं कर लेता हूँ। बोल रहा है एक होमोजेनिटी का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और एक डेरिवेशन का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बचेगा एक और यूज जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ये कह रहा है, क्वेश्चन है, राइट द डायमेंशन ऑफ ए बाय बी, राइट dimension of a by b in relation f is equals to a root x plus bt, a root x plus bt। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि a by b निकालना है मेरे को। अब यहाँ पे देखो, ये डायमेंशनली अगर यदि ये ट्रू इक्वेशन है तो इधर पे ये फोर्स है, ये F फोर्स है, F को फोर्स बोला गया है, X को डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोला गया है और T को टाइम बोला गया है। अगर यदि ये डायमेंशनली ट्रू है तो इसका मतलब ये भी एक फोर्स का यूनिट है और ये भी एक फोर्स का यूनिट है। मीन्स ये a रूट एक्स यह भी फोर्स है और bt भी फोर्स है, ये दोनों का दोनों फोर्स है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। a रूट एक्स मीन्स x इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो l टू द पावर रूट मीन्स हाफ, या यहाँ पे लिखते हैं हाफ। और फोर्स के लिए हम लोग लिखते हैं mlt माइनस 2। तो यहाँ से a इज इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे तो mlt माइनस 2 बाय l टू द पावर हाफ। अभी इसको सॉल्व करेंगे, l को ऊपर ले गया तो ये आ जाएगा m, इधर पे 1, ये आएगा ऊपर माइनस हाफ, तो 1 माइनस हाफ विल बी हाफ, तो हाफ t टू द पावर माइनस 2। तो ये आया b, सॉरी a। अब इसी तरह से b का हम लोग निकालेंगे तो b t टाइम के लिए t हो गया, f इज m l t माइनस 2। तो यहाँ से b इज इक्वल्स टू m l t माइनस 2 बाय t। तो यहाँ से b का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा m l t माइनस 2 और ये माइनस 1 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3। तो ये हो गया a और ये हो गया b। अब मेरे को निकालना है a बाय b, तो हम लोग इस दोनों का रेशियो ले लेंगे तो क्या आ जाएगा m l हाफ t माइनस 2 बाय m l t माइनस 3, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इसको आप देखोगे कि ये m से m चला जाएगा और m से m चला गया, मीन्स m का ये नहीं रहा तो हमारा क्या हो जाएगा 0, या सीधा कर सकते हैं ये 1 नीचे 1, तो 1 माइनस 1 इज 0। ये हाफ, ये l ऊपर जाएगा तो माइनस 1 माइनस हाफ, सॉरी प्लस हाफ माइनस 1 विल बी माइनस हाफ, तो l ये माइनस हाफ हो जाएगा और t माइनस 2 प्लस 3 मीन्स माइनस 2 प्लस 3 इज 1।
तो ये हो जाएगा हमारा आंसर A/D। चलिए, ये होमोजेनिटी का ही एक कह सकते हो एक क्वेश्चन। नाउ एक हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि डेरिवेशन का होगा। ये कह रहा है द विस्कोसिटी ईटा ऑफ गैस, द विस्कोसिटी मीन्स गाढ़ापन, है ना। ईटा ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन कह सकते हो, ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन मास m, effective diameter d, and mean speed v of the molecules. Use dimensional analysis to find eta as a function of these variables. As a function of these variables. ठीक है, तो इसको जैसे ये बोल रहा है कि इस विस्कोसिटी मीन्स गाढ़ापन ऑफ अ गैस, वह किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड कर रहा है मास पे, इफेक्टिव डायमीटर डी पे, और मीन स्पीड वी पे। लेकिन कितने से मालूम नहीं, डी का कितने से मालूम नहीं, वी का कितने से मालूम नहीं। मीन्स m टू द पावर a, d टू द पावर b, v टू द पावर c। इसको मैं प्रोपोर्शनैलिटी को ब्रेक किया तो आया k, तो ये हो जाएगा m टू द पावर a, d टू द पावर b एंड v टू द पावर c। अभी ये ईटा के बारे में थोड़ा मैं और बता दूं कि ईटा का डायमेंशंस कैसे निकाला जाता है, हालांकि आपके बुक में दिया हुआ होगा। फ़िलहाल हम लोग आपको मैं बता देता हूँ। इसको ऐसे आप समझो, विस्कस फोर्स इज इक्वल्स टू ईटा ए dv बाय dx, है ना। ये होता है कि विस्कस फोर्स जो होता है वो ईटा ए dv बाई dx होता है। ईटा इज द विस्कोसिटी, ए इज एरिया ऑफ द लेयर, dv बाई dx इज वेलोसिटी ग्रेडियंट या फिर चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। तो इसको सीधा सा मैं लिख सकता हूँ ईटा इज इक्वल्स टू एफ बाई ए वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ईटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स का जैसे डायमेंशन हम लोगों ने पढ़ा था m l t-2, एरिया का हो गया हमारा l स्क्वायर। एरिया मीन्स क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मीन्स क्या हो जाएगा हमारा l स्क्वायर dv बाई dx। या चेंज इन वेलोसिटी हो गया, चेंज इन वेलोसिटी मीन्स lt-1 और dx मीन्स लेंथ है, ये l यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो ईटा का जो हमारा डायमेंशन आया वह हो गया m, ये l और ये l स्क्वायर नीचे ये ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा 1 माइनस 2 इज -1 और t-2 और ये +1 ऊपर चला जाएगा तो -2 + 1 विल बी -1। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। चलिए अब इसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो ईटा का हम लोगों ने डायमेंशन लिखा m l इनवर्स t इनवर्स इज इक्वल्स टू k
अब आया हमारा m इज मास, m टू द पावर a। फिर आया ये d इज डायमीटर, डायमीटर मीन्स लेंथ, डायमीटर इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ लेंथ, तो l टू द पावर b। और थर्ड है हमारा मीन स्पीड, मीन स्पीड मीन्स स्पीड, lt माइनस 1 टू द पावर c। अब यह क्या हो जाएगा हमारा m l माइनस 1 t माइनस 1 k, यह हो गया m टू द पावर a। अब सारे को एक साथ लिखेंगे l टू द पावर b, और यहाँ पे आया l टू द पावर c, और फिर क्या है t टू द पावर माइनस 1 इंटू c इज माइनस c। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, m l माइनस 1 t माइनस 1 इज इक्वल्स टू k m टू द पावर a l b, और यहाँ पे c, तो l टू द पावर b प्लस c और t टू द पावर माइनस c। ठीक है, अब दोनों तरफ को मैं मिलाता हूँ तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इधर पे m टू द पावर a है, इधर m टू द पावर 1 है, 1 है ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू 1, b प्लस c इधर है, तो इधर पे क्या है b प्लस c इज इक्वल्स टू माइनस 1, और इधर पे माइनस c है, माइनस c इज इक्वल्स टू माइनस 1। मीन्स यहाँ से a का तो वैल्यू हमको डायरेक्ट पता चल गया, c का ये माइनस 1 माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो c का भी वैल्यू मेरे को पता चल गया 1 है। अब हमारे को पता करना है इस b का वैल्यू, तो b प्लस c का वैल्यू इज़ 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1, तो b इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस ये प्लस 1 इधर जाएगा माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 2। तो b का वैल्यू जो आया वह आया माइनस 2। तो a b c तीनों का वैल्यू हमको पता चल गया, तो हम लोग लिख सकते हैं ईटा इज इक्वल्स टू m टू द k, कोई कांस्टेंट k टू द पावर m टू द पावर a इज 1, देन d टू द पावर b टू द पावर b इज माइनस 2, एंड v टू द पावर c इज 1। तो हमारा जो इक्वेशन आया k m v बाय डी स्क्वायर, बट प्रॉब्लम क्या है, इस k का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। थैंक यू।